हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी सीटेड सक्सेस मास्टर पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ सीटेड यानी कि ईवीएस की क्लासेस आपकी चल रही है जो उसमें फ्रेंड्स आपका जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात किसे कहते हैं। यातायात के सभी प्रकार मैंने आपको बताए थे कल के क्लास में। फ्रेंड्स मैंने आपको सड़क मार्ग और जो है रेल मार्ग और जिला मार्ग किसे कहता है ना, सड़कें, सीमांत सड़कें, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने टिकट एवं समय सारणी बताई थी, जल मार्ग बताए थे, वायु मार्ग बताए थे। ठीक है, तो वो सब क्लासेस जो फ्रेंड्स एक क्लास मैंने आपको बताई थी ट्रांसपोर्ट की, जिसमें मैंने ये सब चीज़ों के बारे में आपको समझाया था, बताया था। उसके बाद सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था इको टूरिज्म यानी कि इको टूरिज्म क्या होता है, जैसे कि आपके अंतरिक्ष भ्रमण हो गया, पर्वतारोहण हो गए, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। ठीक है, तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम बताएंगे आपको एनर्जी सोर्सेज। आप सभी को पता है कि एनर्जी सोर्सेज से आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का मोटिवेशन थॉट रहेगा, समस्या का हल जो है एक लोटा जल नहीं और मन में हजारों छल। ठीक है, एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल। जो बोओगे तो वही पाओगे फल, भले रोज चढ़ाओ जल। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि आप जैसे कर्म करेंगे उस प्रकार से आपकी जो है रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो आपका जो है रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, अगर आप ये कहो कि आप केवल एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और आप क्या है पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका कोई भी भविष्य बदलने वाला नहीं है। आपको अपने एक लोटा जल के साथ साथ आपको अपनी मेहनत भी करनी होगी। ठीक है, इसी के साथ देखिए आज की क्लास में आपको बताऊंगी एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी सोर्सेज क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी एनर्जी सोर्स यानी कि जो है ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं। ऊर्जा के कई स्रोत होते हैं। ठीक है, कौन कौन से सोर्स होते हैं, कई स्रोत होते हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, अनवीकरणीय ऊर्जा हो गई। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और आई होप आप सभी को जो है अच्छे से समझ में आएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा है नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय सोर्सेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख लीजिए सामने आपके है, यहाँ पे देखिए दिया गया है एनर्जी ऑफ सोर्सेज यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं जैसे सोलर एनर्जी हो गया, जल ऊर्जा हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, पवन ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई और बायोगैस, ये सभी ऊर्जा कौन है फ्रेंड्स, ये सभी है नवीकरणीय। ठीक है, जो कि हमें अपने इन्वायरमेंट से प्राप्त होती है। उसके बाद अगर हम बात करें अनवीकरणीय ऊर्जा यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होती है, जैसे फ्रेंड्स कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, खनिज तेल हो गया, जैविक ईंधन हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है अनवीकरणीय ऊर्जा होते हैं। ठीक है, समझ में आया नवीकरणीय सोर्स क्या है और नवीकरणीय सोर्सेज क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण किया गया है। तो किस प्रकार से ऊर्जा स्रोत के वर्गीकरण किया गया है, तो इसको देखिए ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण किया गया। ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, ऊर्जा संसाधन के मुख्य रूप से दो वैज्ञानिक रूप शामिल हैं। कौन कौन से दो वैज्ञानिक रूप शामिल है, देखिए फ्रेंड्स एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। पहला इन्होंने बताया है कि परमाणु ऊर्जा संसाधन, दूसरा पर्यावरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो देखिए ऊर्जा स्रोत को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि पहला है गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ओके, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, यानी कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या कह रहा है, प्राकृतिक के ऐसे ऊर्जा संसाधन जो प्राचीन काल से लेकर बहुत लंबी अवधि तक पृथ्वी पर संग्रहित है, जैसे कि प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। यदि इन स्रोतों का वैज्ञानिक उपयोग किया जाता है तो ये समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स हम ऐसा कह सकते हैं जो प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन है उसका अगर हम वैज्ञानिक उपयोग करेंगे तो क्या होंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में वैज्ञानिक ऊर्जा संसाधनों को बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इस कारण ये सूत्र जो है धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, जैसे कि उदाहरण के लिए कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई। ठीक है, कोयला प्राकृतिक गैस। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि प्राकृतिक के ऐसे ऊर्जा जो प्राचीन काल से या बहुत लंबी अवधि से पृथ्वी पर संग्रहित है उन्हें गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। यदि इन स्रोतों को लगातार उपयोग किया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और वर्तमान में गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इस कारण ये स्रोत जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स इससे मैंने आपको बता दिया कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय स्रोत क्या है। पहले मैंने आपको गैर नवीकरणीय स्रोत बता दिया जो कि हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं और उसको हम क्या करेंगे, अगर वैज्ञानिक रूप में अगर उसका यूज करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ऊर्जा के वे स्रोत जो प्राकृतिक में विविध रूप में उत्पन्न हो रहते हैं। ठीक है, उत्पन्न होते रहते हैं और विविधतापूर्ण
ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, विविधतापूर्ण क्या कहलाते हैं? ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ये ऊर्जा संसाधन खत्म नहीं हुआ है। इन ऊर्जा संसाधनों का बार बार उपयोग किया जाता है और प्राकृतिक इन ऊर्जा संसाधनों का जो उत्पादन रखती है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, सौर ऊर्जा होगी, जल ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा होगी, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये सभी ऊर्जा कौन सी है फ्रेंड्स? ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कह रहा है कि ऊर्जा के वे स्रोत जो प्राकृतिक में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं उन्हें अक्षय ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा स्रोत जो है कभी कभी समाप्त नहीं होते। ठीक है, ये क्या होते हैं? कभी समाप्त नहीं होते और इन ऊर्जा स्रोतों का बार बार उपयोग किया जा सकता है। कौन कौन से ऊर्जा स्रोत फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि का क्या है? हम बार बार उसका उपयोग कर सकते हैं और ये जो है कभी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, इनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं और प्राकृतिक इन ऊर्जा स्रोतों का उत्पादन करती है। उदाहरण के लिए जैसे सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गई, समुद्री ऊर्जा हो गई और भूतापीय ऊर्जा आदि, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने आपको ये बताया था ना विभिन्न यात्रियों के बारे में, जैसे वेगसनीज हो गए, फहान हो गया, वेनसॉन्ग हो गए, अल्बरूनी हो गए, इबन बतूता, वास्को डी गामा, इन सभी के बारे में मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। ठीक है, ये सभी जो हैं आए अपने भारत में। ये सभी क्या थे? एक यात्री थे जो कि भारत में आकर के यहाँ की खोज की और इन्होंने अपनी अपनी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ऊर्जा के कई स्रोत होते हैं जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सूर्य, पवन एवं जल आदि। ये सभी वे स्रोत होते हैं जिन्हें हम लंबे समय तक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इससे क्या होते हैं? हमें लंबे समय तक ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत को नवीकरणीय व अनवीकरणीय परंपराओं और गैर परंपरा स्रोतों में विभाजित किया जाता है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत का विवरण निम्नलिखित दिया गया। यानी कि फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कोयला के बारे में। कोयला क्या है? कोयला जो फ्रेंड्स, यह ऊर्जा का परंपरागत होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ऊर्जा के परंपरागत होते हैं और परंपरागत स्रोत होते हैं जिनका निर्माण पृथ्वी की भूपर्पटी में वनस्पतियों के दबने से होता है। इनका मुख्य घटक क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, कोयला का मुख्य घटक क्या होता है? कार्बन होता है और इसका उपयोग जो है ताप घरों में बिजली उत्पादक को कोलतार आदि के निर्माण में होता है। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल, झारखंड जो है प्रमुख कोयला उत्पादक का राज्य है। देखिए फ्रेंड्स, अगर पूछ लिया एग्जाम में कि कोयला उत्पादक का प्रमुख राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल और झारखंड जो है इसका प्रमुख उत्पादन राज्य है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और झारखंड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और ये इसका मुख्य घटक क्या होता है? कार्बन होता है कोयला का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है दूसरा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है फ्रेंड्स? यह भी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत होता है। ठीक है, यह किसका स्रोत होता है? जो है ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत होता है जिसका निर्माण जो है पृथ्वी के अंदर वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के दबने से होता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल के साथ साथ प्लास्टिक, डामर और पेंट व ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके लिए किया जाता है इसका उपयोग? जो है प्लास्टिक, ड्रामर और पेंट व ड्राइंग क्लीनिंग में भी किया जाता है। यह जो है प्रारंभिक रूप से गाढ़े रंग का काला बदबूदार होता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में कैसा होता है? गाढ़े रंग का होता है, काला होता है और बदबूदार होता है। और इसके जो है कई उत्पादक होते हैं जैसे कि मोम हो गया, स्नेहक हो गया, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और गैस आती। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो हैं कैसे बनती हैं? ये सभी चीज़ें जो है पेट्रोलियम के द्वारा बनती है। पेट्रोलियम कैसा होता है फ्रेंड्स? गाढ़े ब्लैक कलर का होता है और काफ़ी ज़्यादा क्या है? स्मेल लेस होता है। ओके, अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक गैस क्या कह रही है इसके बारे में हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस के बारे में। तेल के कुओं से ही प्रायः प्राकृतिक गैस निकलती है। यानी कि फ्रेंड्स, कहाँ से प्राकृतिक गैस निकलती है? तो तेल के कुओं से। ठीक है, तेल के कुएं से क्या होता है? प्राकृतिक गैस निकलती है और इसका मुख्य संगठन क्या होता है? मेथेन गैस होती है और इसके निम्न दो रूप होते हैं। निम्न कौन कौन से रूप होते हैं फ्रेंड्स? दो रूप होते हैं। पहला बताया गया है द्रवित पेट्रोलियम गैस, दूसरा है संपीड़न पेट्रोलियम गैस। पहला यानी कि फ्रेंड्स जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, दूसरा है कंप्रेस्ड पेट्रोलियम गैस। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक गैस यानी कि जो नेचुरल गैस होती है ये हमें कहाँ से मिलती है? जो तेल के कुएं होते हैं वहाँ से हमें जो है प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है, नेचुरल गैस जिसे हम कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है यह जो होती है सामान्य दाब पर द्रवित की गई गैस होती है। ठीक है, सामान्य दाब पर कैसी होती है? द्रवित की गई गैस होती है और इसका मुख्य संगठन जो होता है वो ब्यूटेन होता है। तो जो फ्रेंड्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है इसका जो संगठन होता है, मुख्य संगठन कैसे होता है? तो ये ब्यूटेन से होता है। ठीक है, याद रखिए किससे होता है फ्रेंड्स? ब्यूटेन से। और ये जो होता है ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और गैस होती है। ठीक है, ये गंधहीन गैस होती है और इसके जो है रिसाव का पता करने के लिए इसमें एथिल मार्केप्टन नामक यौगिक मिलाया जाता है।
इसके लीकेज यानी कि इसके जो रिसाव होता है इसका पता लगाने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स एथिल मार्केप्टेन नामक यौगिक का मिलाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कंप्रेस्ड पेट्रोलियम गैस, यह जो है फ्रेंड्स ये अति उच्च दाब पर दबाने के लिए परिणाम स्वरूप बनती है, ठीक है। ये किसके लिए फ्रेंड्स बनती है, जो अति उच्च दाब पर दबाने के लिए क्या करती है, परिणाम स्वरूप बनती है। और इसका मुख्य संगठन क्या होता है, मीथेन गैस होती है। इसका उपयोग जो है वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है, मुख्य इसका जो उपयोग है ये वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, डाल लीजिएगा अपने कॉपी पे। तो देखिए दिया गया है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है, जो कि जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन किसे किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस, इसे क्या कहेंगे, इसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं आपको बता दूँ जल विद्युत के बारे में, ठीक है। जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रोसिटी, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रोसिटी क्या है, तो ये जो है फ्रेंड्स जल विद्युत नदियों के जल को बांध बनाकर इकट्ठा किया जाता है। किसके जल को फ्रेंड्स, नदियों के जो जल होता है उसको बांध बना करके इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद जल को ऊंचाई से गिरा करके इसके दाब की सहायता से टरबाइन चलाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब उसको जल को, जो नदी का जल होता है उसको इकट्ठा करके जो बांध बनाया जाता है, फिर उसको क्या कहते हैं, इसको ऊंचाई से गिरा करके उसमें क्या कहते हैं, टरबाइन चलाया जाता है, जिससे क्या होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। आज जब इस प्रकार की प्रणाली का विकास लगभग विश्व के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो फ्रेंड्स है कहाँ कहाँ मिलता है, ये विश्व के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, क्योंकि क्या होता है ना, जो जल विद्युत है, जल विद्युत परियोजना से पर्यावरण संतुलन एवं पुनर्वास की समस्या भी आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है फ्रेंड्स सौर सेलों के द्वारा सूर्य के प्रकाश और उष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो सौर ऊर्जा आती है इसको क्या करते हैं, इसको उष्मा को जो होता है इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। और जो सौर सेल होती है इसको सिलिकॉन और गैलियम के बने होते हैं और उष्णकटिबंधीय देश में सौर ऊर्जा जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, ठीक है। कहाँ पर फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय देशों में जो है सौर ऊर्जा जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा। अभी तक मैंने आपको कौन कौन सी एनर्जी के बारे में बताया, पहले मैंने आपको कोयला के बारे में बताया, दूसरा मैंने आपको पेट्रोलियम बताया, तीसरा मैंने आपको प्राकृतिक गैस बताई, चौथा नंबर पे मैंने आपको बताया जल विद्युत और पाँचवें नंबर पे आपका सौर ऊर्जा है, छठे नंबर पे पवन ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा आप सभी को समझ में आ गया। सौर ऊर्जा क्या है, उसको जो है फ्रेंड्स सौर सेलों के द्वारा सूर्य के प्रकाश को उष्मा ऊर्जा जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उसको सीलियम और गैलीलियम के बने होते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको हम बिजली उत्पादन के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे आ गया आपका पवन ऊर्जा। पवन की गति से टरबाइन को गतिशील बना करके जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और उसे पवन ऊर्जा की संज्ञा दी जाती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पवन की गति जो है 20 किलोमीटर पर घंटा होती है वहाँ से विद्युत आसानी से प्राप्त की जाती है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स पहले आपने देखा होगा, पहले गाँव में क्या हुआ करता था, पहले जो है बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ लगाई रहती थी गाँव वगैरह में ना, बड़ी बड़ी जो है पंखे वाली, लकड़ी की पंखे वाली लगाई, जब वहाँ बहुत इससे हवा चलता था तो वो जो है वो पंखा चलता था और उससे गांव वाले को क्या होता था, हवा वगैरह मिलता था, ठीक है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे दिया गया भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा फ्रेंड्स समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है भूतापीय, ठीक है, ये कि जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है, ये पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल के स्रोत से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका उपयोग खाना बनाने व बिजली बनाने आदि में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्णम व कश्मीर की पुंगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। भूतापीय ऊर्जा कहाँ पर उत्पन्न की जाती है, अगर आपके एग्जाम में ऐसे भी अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग याद रखिएगा भूतापीय ऊर्जा कहाँ पे जो है कहाँ पर उत्पन्न की जाती है, तो मणिकर्णा व कश्मीर के पुंगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा जो है हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में जो है यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा को उत्पन्न की जाती है। और ये कहाँ से मिलती है फ्रेंड्स, पृथ्वी के अंदर निकलने वाले गर्म जल के स्रोत से भूतापीय ऊर्जा होती है जो प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कौन सी होती है, देखिए ध्यान से समझिएगा। यह जो होती है मुख्यतः समुद्र में आए ज्वार भाटे के कारण ऊपर जल के ऊपर उठने व नीचे गिरने के दौरान टरबाइन चला करके उत्पन्न की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि मैं आपको बता दूं, जब समुद्र की जो लहरें होती हैं, जो ज्वार भाटा होती है, शाम के टाइम क्या होती है उसमें ज्वार उठते हैं ना, जो है उसकी जो लहरें होती है काफ़ी तेज ऊंची उठती हैं, ठीक है। तो उसकी जो ऊपर उठने व नीचे गिरने के दौरान जो टरबाइन चला करके उत्पन्न की जाती है, यह जो है प्रदूषण मुक्त और परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है।
उसको हम क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी कहा जाता है। समझ में आया सभी को? टाइडल एनर्जी क्या होता है? जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं उसमें क्या होता है, उसमें टरबाइन चला करके उसमें जो एनर्जी स्रोत जो होता है उसको हम कहेंगे, ठीक है, टाइडल एनर्जी। ओके, अब इसके बाद आपका दिया गया है बायोगैस। बायोगैस कौन सी होती है, ध्यान से देखिएगा। बायोगैस दिया गया है, यह बायोगैस जो है ये जैविक अपशिष्टों यानी कि जैसे कि गोबर एवं घरेलू अपशिष्टों से बनाई जाती है। यह जो है अपघटन की प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक गैस है। इनसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका उपयोग जो है खाना बनाने में होता है, ठीक है। बायोगैस का उपयोग कहाँ पे होता है, तो खाना बनाने के लिए किया जाता है। यह जो है जैविक अपशिष्टों जैसे कि गोबर एवं घरेलू अपशिष्ट से बनाई जाती है और यह अपघटन जो है यह प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। इससे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, ठीक है। गोबर गैस वगैरह पहले आप लोग देखते होंगे गाँव वगैरह में जो है गोबर गैस, गाँव के जितने भी भैंस गाय होती हैं सभी लोग अपने जो गोबर को इकट्ठा करके गोबर गैस बनाते थे और उससे क्या करते थे, उसका जो उपयोग है खाना बनाने के रूप में किया जाता था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 10वें नंबर पे नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम और थोरियम धातुओं के नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है और इनमें जो है अत्यधिक मात्रा में बिजली उत्पादन होता है। इसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसे कौन सा ऊर्जा माना जाता है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत माना जाता है। ओके, कंफर्म हुआ। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है बायोडीजल, ठीक है। बायोडीजल को समझिए ध्यान से। तो देखिए फ्रेंड्स, बायोडीजल के बारे में क्या बताया गया है, यह जो है ये करकास, देखिए फ्रेंड्स बायोमास के बारे में बताते हैं बायोडीजल क्या होता है, ठीक है। बायोडीजल जो है फ्रेंड्स ये करकास, पोगमिया और जेट्रोफा यानी कि रतन जोत आदि के बीजों से प्राप्त किया जाता है। यह जो है देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के कांकीनाड़ा में लगाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। जो बायोडीजल ये कहाँ पे लगाया गया है, ये जो है सबसे पहला जो लगाया गया है, देश का पहला जो बायोडीजल लगाया गया है ये आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा में लगाया गया है, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो फ्रेंड्स जो है रतन जोत आदि के बीजों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो मैंने आपको एनर्जी बता दी सारी एनर्जियों के बारे में। अब यहाँ से मैं आपको बताऊँगी वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन क्या है फ्रेंड्स, वायु में हानिकारक पदार्थों का मिलना जिससे वायु की गुणवत्ता घट जाती है, ठीक है। वायु प्रदूषण जो है एयर पोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। यह जो है एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं दिल्ली वगैरह में क्या है, काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन वहाँ पे फैला है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, आप देखते होंगे बार बार वहाँ पे क्या होता है, सफाई वगैरह काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ना। वहाँ पे जो है गाड़ी मोटर वाहनों से जो निकलने वाला धुआं है उससे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है धूल मिट्टी कंकड़ की वजह से क्या होती है, वहाँ पे जो एयर है काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है, ठीक है। यह एक गंभीर पड़ने वाली समस्या है। मशीनों से निकलने वाला धुआं भी पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण में से एक है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए जो आपका इन्वायरमेंट है उसके लिए आपका कौन कौन से जो है एयर पोल्यूशन कैसे फैलता है, तो देखिए जो जंगलों में आग लगने से, धूल भरी आंधियों से, ज्वालामुखी के विस्फोट से और जैसे गाड़ी है, मोटर गाड़ी है, कारखाने में से निकलने वाले जो धुआं हो गए, इन सभी से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा वायु प्रदूषण फैलता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ वायु प्रदूषण के कारक क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रायः उनको वायु प्रदूषण के कारकों में सम्मिलित किया जाता है जिनके प्रत्यक्ष वायु प्रदूषित होती हैं। इनके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से उदाहरण, देखिए फ्रेंड्स पहला उदाहरण दिया गया है यहाँ पे जंगल में आग लगने से। जंगल में आग जैसे कि फ्रेंड्स अभी आप देख ही रहे हैं हाल ही में जो हैदराबाद में 400 एकड़ ज़मीन जितनी जो जंगल थी, पूरे जंगल को काट करके वहाँ पे जो है वहाँ पे कितना बिल्डोजर 30 से 35 बिल्डोजर लगा करके सारे जो है जितने भी पेड़ पौधे उसको काट दिया गया है। वहाँ के जितने भी जंगली जानवर थे, बहुत से जंगली जानवर जो हैं इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत से जंगली जानवर जो है वहाँ पे मर चुके हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है फ्रेंड्स इन सभी कारणों से भी क्या है वायु प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है। जंगल में आग लगने से जंगलों को क्या कर दिया गया फ्रेंड्स, आग भी लगा दी गई। वहाँ पे देख रहे हैं बहुत सी जगह पर वहाँ पे आग भी लगी हुई है। धूल भरी आंधियों से जो और ज्वालामुखी के विस्फोट आदि से, इन सभी से क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि वाहनों कारखानों से निकलने वाले धुओं आदि से इसमें क्या होती है, मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैस निकलती है। जो फ्रेंड्स आपके जो मोटर वाहन है, जो गाड़ी है, कार है, ट्रक वगैरह जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, इनसे क्या होती है, इनके जो वाहनों से जो धुआं निकलता है, जो कारखानों से धुआं निकलता है, इनसे क्या होता है, ये भी जो है हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर रहा है, ठीक है। समझ में आया सभी को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि धूम्रपान एवं लकड़ी के ईंधन के रूप में जलाने से भी वायु प्रदूषित होती है। फ्रिज, एयर कंडीशन जैसे घरेलू उपयोग भी
उपयोग की वस्तुओं से निकलने वाली हानिकारक गैस, वनोन्मूलन, शहरीकरण एवं औद्योगिक भी जो है ये वायु प्रदूषण के कारण है, उत्तरदायी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो अभी जो सभी लोग घरों में जो है एसी और फ्रिज वगैरह यूज कर रहे हैं, उनसे जो है एक CFC गैस निकलती है, जो कि हमारे ओजोन लेयर में क्या कर रही है, ओजोन लेयर का क्षरण कर रही है। ठीक है, ओजोन लेयर का क्या कर रही है फ्रेंड्स, क्षरण कर रही है। ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो O3 होता है। ठीक है, जो हमारी जो सूर्य की किरणें हैं उस पराबैंगनी किरणों को आने से जो है पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, तो उसका क्षरण हो रहा है, उसमें छेद हो रहा है, किसके कारण फ्रेंड, जो CFC गैस है। ठीक है, इसके कारण। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है वायु प्रदूषण के रोकने के उपाय। वायु प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, तो प्रदूषण से बचाव के कई उपाय हैं जो निम्नलिखित। देखिए पहला कहा गया है अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करके। ठीक है, मतलब अधिक से अधिक जो है सार्वजनिक जो है वाहन, सभी लोग जो क्या करते हैं, बहुत से वाहनों का यूज करते हैं, तो उसको वाहनों का यूज को कम करके LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस और CNG के उपयोग को बढ़ावा देकर। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इससे क्या होगा, इससे जो धुआं वगैरह नहीं फैलता है। ठीक है, हमारा जो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। इसके बाद दूसरा कह रहा है पेट्रोल, कोयला, लकड़ी व उपले आदि का ईंधन के रूप में कम से कम प्रयोग करके। यानी कि फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो लकड़ी वगैरह में उपले से जो खाना बनाते थे तो काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता था। ठीक है, तो इन सभी का जो है यूज कम करके हम क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा बायोगैस आदि के प्रयोग को बढ़ा करके। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, इन सभी के प्रयोग कर को हम बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, इस वायु प्रदूषण के रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है कि रिक्शा व ई-रिक्शा जैसे वाहनों के प्रयोग पर बल देकर। यानी कि हमें क्या करना है, जो रिक्शा व ई-रिक्शा चल रहा है उससे क्या करना है, साइकिल वगैरह को चला करके, जो मोटर वाहन है इन सभी को जो है इसका यूज कम करके हम क्या कर सकते हैं, वायु पोल्यूशन को रोक सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊंगी, इसमें क्वेश्चन आंसर कराऊंगी आपको। इससे रिलेटेड जो है प्रश्न उत्तर 2-4 क्वेश्चन आंसर मैं लेके आई हूँ, उसको मैं आपको सोचती बता दूँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में जो है फ्रेंड्स मैं आपको इससे रिलेटेड जो है प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन आंसर दिया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। तो बताइए कौन सा ठंडा रेगिस्तान है फ्रेंड्स, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है लद्दाख, तीसरा ऑप्शन कह रहा है मेघालय, चौथा ऑप्शन कह रहा है दार्जिलिंग। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। फटाफट से आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए किसको किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ठंडा रेगिस्तान जो है वो लद्दाख में। ठीक है, इसका आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख। ओके, समझ में आया सभी को कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा इसका, लद्दाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 क्वेश्चन नंबर। इसमें कह रहा है जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। तो ये सुरंगें जो हैं पर्वतों में हैं। ये सुरंगें कहाँ पे हैं फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन कह रहा है विंध्याचल पर्वतों में है, दूसरा कह रहा है अरावली पर्वतों में है, तीसरा कह रहा है पश्चिमी घाट में है, चौथा ऑप्शन कह रहा है पूर्वी घाट पे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जब कोई व्यक्ति जो है वो ट्रेन द्वारा अगर अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह जो है अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पे होंगी, आपके पश्चिमी घाट पे होंगी। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो होगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी 77 क्वेश्चन नंबर। 77 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 77 जो क्वेश्चन नंबर है इसमें कह रहा है तमिलनाडु के निकटवर्ती और समीपवर्ती राज्य हैं कौन सा। फ्रेंड्स तमिलनाडु के जो है निकटवर्ती और समीपवर्ती राज्य कौन सा है। तो इसके पहले आपको याद होगा जब मैं आपको मैप पढ़ा रही थी, मैप में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन कह रहा है केरल, गुजरात और कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, चौथा ऑप्शन कह रहा है गोवा, कर्नाटक और केरल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा। फटाफट से आप सभी लोग आंसर कीजिए जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, सेकंड कह रहा है केरल, गुजरात और कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन कह रहा है आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, चौथा कह रहा है गोवा, कर्नाटक और केरल। कौन सा आंसर सही रहेगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए जिसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर। 77 क्वेश्चन नंबर का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो तमिलनाडु की अगर हम बात करें निकटवर्ती और समीपवर्ती राज्य कौन कौन से, तो केरल हो गया, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी कि आपका जो इसमें आंसर करेक्ट होगा वो आपका आंसर जो इसमें करेक्ट होगा फ्रेंड्स आपका फर्स्ट आंसर आपका है करेक्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 78 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है। 78 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है। कह रहा है पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता,
केवल सापेक्ष होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे जो है कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग देश के लोगों की अपेक्षा उल्टे रहते हैं। तो किसके अपेक्षा फ्रेंड्स हम जो भारत के लोग जो है उल्टा रहते हैं, तो बताइए किसको पता है। पहला ऑप्शन कह रहा है अलास्का यूएसए, सेकंड कह रहा है लीबिया, थर्ड ऑप्शन कह रहा है अल्जीरिया, चौथा ऑप्शन कह रहा है अर्जेंटीना। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बता दें जो हम भारत के लोग हैं ये जो है अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टा होते हैं। ठीक है, कौन से देश फ्रेंड्स, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना कहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। ओके, अब 79 क्वेश्चन नंबर है आप सभी के सामने है। 79 क्वेश्चन नंबर, फटाफट से आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा। कह रहा है 79 क्वेश्चन नंबर कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए आपका सीटेट में पूछा गया है। तो बताइए कौन से राज्य हैं जो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। बताइए किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। पहला ऑप्शन कह रहा है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन कह रहा है हिमाचल प्रदेश पंजाब, तीसरा ऑप्शन कह रहा है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन कह रहा है उत्तराखंड राजस्थान। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। 79 क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है जम्मू कश्मीर जो सबसे ऊपर है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है हिमाचल प्रदेश आता है, उसके बाद यहाँ पे जो आपका पंजाब आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका भारत के मैप में आपने देखा होगा नक्शे में। तो आपका जो है आपका आंसर इसमें आपका कौन सा करेक्ट होगा। 79 का आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, जो कि आपके सेकंड ऑप्शन में देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो आप लोग जो है अपना जो है बताइएगा स्कोर, जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए इसमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके पहले से आपको आते थे, और आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक थंबनेल दिख रही होगी, सॉरी नहीं दिख रही है। तो कल की क्लास में जो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था टूरिज्म के बारे में और यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो वो दोनों क्लास आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद जो है कल की क्लास में आपको बताऊंगी, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।